नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करने वाले हैं आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को लेकर अदालती कार्रवाई चल रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुनवाई, संजय सिंह को जमानत की शर्तें, आतिशी को बीजेपी का कानूनी नोटिस, ये सभी बातों पर करेंगे चर्चा। और इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि क्या मिशन 2024 के लिए जो परिवार में कुछ परिवारवादी पार्टियां हैं उनके नए नए उत्तराधिकारी कदम रख रहे हैं। रोहिणी आचार्य का नाम आपने चर्चा में सुना ही होगा। इसके अलावा सपा से भी जो शिवपाल यादव के बेटे हैं उनकी भी चर्चा हो रही है। और इस बीच पीएम ने परिवारवादी पार्टियों को लोकतंत्र के लिए एक बार फिर से बड़ा खतरा बताया। तो इसी पर आज की खास चर्चा करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे हाई प्रोफाइल सीट वायनाड की। राहुल गांधी वहां पर्चा दाखिल कर रहे हैं, एनी राजा जो हैं वो कर चुकी हैं वहां पर्चा दाखिल। और इस बीच विवाद इस बात पर हो गया है कि पीएफआई जो प्रतिबंधित संगठन है उसकी राजनीतिक इकाई एसडीपीआई वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेगी। वो सब जगह पर कांग्रेस को समर्थन देगी ऐसा ऐलान कर चुकी है। तो इस पर बीजेपी हमलावर है। और फिर बात करेंगे कि जो वित्तीय कुप्रबंधन, फ्रीबी वगैरह देकर या फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है उस पर केरल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी खरी खरी सुनाई है। पंजाब में उधर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि वहां भी बड़ा कुप्रबंधन हो रहा है। तो इस पर भी हम लोग करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। दिल्ली बीजेपी के मीडिया विभाग ने आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को भेजा कानूनी नोटिस। कहा दल बदल के लिए दबाव वाले अपने आरोपों को साबित करें या माफी मांगे आतिशी, वरना दर्ज होगा मानहानि का केस। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की जमानत पर अदालत ने तय की शर्तें। मीडिया से केस को लेकर नहीं कर पाएंगे बात। ईडी की जांच पर भी नहीं कर सकते हैं कोई टिप्पणी। उधर हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी सुनवाई। केरल के वायनाड में सीपीआई प्रत्याशी एनी राजा ने भरा नामांकन। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी भर रहे हैं पर्चा। वहीं दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का डोर टू डोर कैंपेन। उत्तर प्रदेश के चुनाव में सपा परिवार से एक और नया उत्तराधिकारी आ सकता है चुनावी मैदान में। शिवपाल यादव ने अपने बेटे के लिए बदायूं से मांगा टिकट। पीएम मोदी ने एक बार फिर से परिवारवादी पार्टियों पर बोला हमला। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में कल हुए मुठभेड़ में आज सुबह 3 और नक्सलियों के शव बरामद। अब तक 13 नक्सलियों की मौत। सर्च अभियान जारी। और भारत में आर्थिक मोर्चे पर आई अच्छी खबर। साल 2025 में 6.6% की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। वर्ल्ड बैंक ने जताया अनुमान। तो ये थे इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं। संजय मयूर जी, विदुर जी, राजू बब्बर जी और आज हम सबके साथ आए विजेंद्र जी। सबसे शुरू में मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी से मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल यह है
कि वायनाड में राहुल गांधी एसडीपीआई का समर्थन ले रहे हैं। एसडीपीआई प्रतिबंधित संगठन पीएफआई का पॉलिटिकल फ्रंट मानी जाती है। पीएफआई एसडीपीआई पर भाजपा शासित प्रदेश में प्रतिबंध है ऐसा नहीं है, तो वो कर्नाटक में भी प्रतिबंधित है। क्यों है? तो आतंकवाद, देश विरोधी गतिविधियों में उनके संबंध के पुख्ते सबूत मिले हैं। आतंकवादी और टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रति कांग्रेस का यह प्रेम अबाध गति से जारी है। जिस केरल के कोयम्बटूर बम कांड में अब्दुल नासिर बदनी की रिहाई के लिए मार्च 2006 में विधानसभा में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का प्रस्ताव पारित किया था, ये इतिहास का इकलौता उदाहरण है कि ऐसे बम कांड में सम्मिलित किसी को रिहा करने की मांग विधानसभा करती है। ऐसे एसडीपीआई राहुल गांधी के मोहब्बत के दुकान में आती है क्या? एसडीपीआई से साथ रहना ये मोहब्बत की दुकान। सीधा प्रसारण आप भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का देख रहे थे। बॉक्सर विजेंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है और जो विनोद तावड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो खास तौर पर उसी मुद्दे पर सवाल उठा रहे थे जो आज हमारी एक स्टोरी भी है कि पीएफआई की जो राजनीतिक शाखा एसडीपीआई है, उसने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है, तो भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। आगे चलकर इस बारे में भी हम अपनी स्टोरी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल शुरुआत कर लेते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को लेकर क्या कुछ अदालती कार्रवाई चल रही है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, क्योंकि केजरीवाल जो हैं उनकी गिरफ्तारी जिस तरह ईडी ने की थी, पहले ईडी रिमांड में रहे करीब 10 दिनों तक और उसके बाद फिर 15 दिनों के लिए वो न्यायिक हिरासत में भेजे गए। तो याचिका में केजरीवाल ने ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने को चुनौती दी है। फिलहाल केजरीवाल शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में हैं 15 अप्रैल तक के लिए। केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है और इसीलिए केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं इन दिनों। और इस बीच आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने सीएम केजरीवाल की तबीयत बिगड़ने का आरोप लगा दिया कि भाई उनकी तबीयत बिगड़ गई है, लेकिन इसे झूठा बताया। तिहाड़ जेल प्रशासन ने इसे झुठलाया इस आरोप को और कहा कि बिल्कुल स्वस्थ हैं अरविंद केजरीवाल, बल्कि मेडिकल बुलेटिन भी उनको लेकर के जारी किया गया है कि वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। उधर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की जमानत पर अदालत ने शर्तें तय कर दी हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी उनको, तो अब जाकर कहा था कि जो निचली अदालत है वो शर्तें तय करेंगी। संजय सिंह मीडिया से केस को लेकर कोई बात नहीं कर पाएंगे, साथ ही ईडी की जांच पर भी कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। ये शर्तें हैं उनकी जमानत की। और इन सब के बीच दिल्ली बीजेपी के मीडिया विभाग ने आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी को कानूनी नोटिस भेजा है। आपको याद होगा कल आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बीजेपी पर आरोप लगाए थे, तो बीजेपी ने नोटिस में कहा कि दल बदल के लिए दबाव वाले अपने आरोपों को या तो साबित कर लें या फिर माफी मांग लें आतिशी, वरना दर्ज होगा मानहानि का केस। तो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि हमने कानूनी नोटिस दे दिया है, हम उन्हें भागने नहीं देंगे, उन्हें जवाब तो देना पड़ेगा। हम तुम्हें इस बार भागने नहीं देंगे। और कहा था कि कल शाम तक जो भी आपने बयान दिया है या तो उसके तथ्य सामने रखिए, माफी मांगिए, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो कल शाम को दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी मार लेना को हमारे मीडिया विभाग की तरफ से डेफिमेशन नोटिस दे दिया गया है।
सीधे लिए चलते हैं आपको राजस्थान के झालावाड़, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बोझा ढोने वाला ऐसे गरीब आदमी 55 करोड़ लोगों को मोदी जी ने हर साल आयुष्मान भारत में गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। और उसी में जब बहन वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तो भामाशाह योजना को उसको भी लागू करके यहां पर लगाया गया, यानी गरीब की चिंता। अगर मैं बात करूं विकास की दृष्टि से तो चाहे वो दलित भाई हो हमारे, मैं दलित भाइयों के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा। आज उनका बजट तिगुना बढ़ा दिया गया है और उनके विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। स्टैंड अप योजना में लगभग 2 लाख दलित भाइयों ने लाभ उठाया है। और अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, सुलभ शौचालय योजना, ये सारी योजनाओं ने महिलाओं को सशक्तिकरण देने का काम किया है। और मुझे और भी खुशी है कि उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर दिया गया। और सबसे बड़ी बात है, महिला शक्ति के लिए मोदी जी ने 30 साल से महिलाओं का रिजर्वेशन राजनीतिक कारणों से रोक रखा था। मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक 3 दिन में पारित करके उसको पास कर दिया। अब अगली बार लोकसभा में 2029 में 33% महिलाएं भी पार्लियामेंट की सदस्य होंगी। और जब 2028 में विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें राजस्थान की 33% बहनें भी विधानसभा की सदस्य होंगी। यह परिस्थिति आकर दिख रही है। इसलिए मित्रों, चाहे विकास की योजना हो, सारी योजनाएं देश को आगे बढ़ाने वाली है। मेरे किसान भाई, बहुत लोगों ने कहा कि किसानों की योजना बन रही है, किसानों की योजना बन रही है। अभी दुष्यंत जी ने भी चर्चा की कि कहते थे किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। 57,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करके छुट्टी पा गए। और यहां मोदी जी है जो 11 करोड़ 78 लाख किसान को हर चौथे महीने 2,000 रुपए उसके किसान के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। झालावाड़ से देख रहे थे, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित कर रहे थे और खासतौर पर जो केंद्र सरकार की बढ़िया योजनाएं हैं उसका जिक्र कर रहे थे और किसानों के हित में उठाए गए कदमों का जिक्र कर रहे थे। अब लौटते हैं एक बार फिर से कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनको लेकर अदालती कार्रवाई चल रही है। तो विकास सारथी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर अपडेट देने के लिए। विकास, सबसे पहले आपसे तो यही अपडेट हमें चाहिए। विकास सारथी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, तो विकास से हम जानकारी लेंगे, अपडेट लेंगे कि क्या कुछ अदालतों में चल रहा है। विकास सारथी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं तो हम बात करेंगे। विकास सारथी जुड़ चुके हैं। विकास, सबसे पहले तो आपसे यही अपडेट चाहिए कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को जो चुनौती दी गई है उसके मामले में सुनवाई है दिल्ली हाईकोर्ट में, उसको लेकर के सबसे पहले अपडेट दीजिए, फिर बाकी बातों पर बात करेंगे। हाँ जी लालचंद, अभी सुनवाई चल रही है वहां पर और सुबह अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपनी दलीलें रखी और जैसा कि उनकी याचिका से ही साफ है कि वो अपने हिरासत में लिए जाने का जो फैसला था, ईडी का जो रिमांड जो उनको कस्टडी में लिया गया था वो, और उसके बाद जो अब पूरा जो केस है उनके खिलाफ वो, इन दोनों चीजों को कह रहा है कि नियम के विरुद्ध हैं। उनको जो समन भेजे गए थे उन समनों में ही एक वैधानिक त्रुटि है, तो उस पर उनकी बहस हो रही थी। फिर एक बार दोबारा हमने देखा कि अभिषेक मनु सिंघवी ने इन सब बातों से बढ़कर ये कहा कि वो सबसे ज्यादा टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि उनको पहला समन 2023 में मिला था, तो आखिर ईडी ने इतने वक्त इंतजार क्यों किया? उनको पहले भी उठा सकते थे, पहले या दूसरे समन के अवहेलना के बाद भी केजरीवाल को उठाया जा सकता था। 8वें 9वें समन तक ईडी का इंतजार करना, इस पर अभिषेक मनु सिंघवी सवाल उठा रहे हैं। इसके बाद अब ईडी की बहस चल रही है जिसमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू अपनी बात रख रहे हैं और उन्होंने कहा कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल, आप याद करें कि निचली अदालत में जब ईडी ने उनकी कस्टडी मांगी तो उन्होंने कहा कि वो विरोध नहीं कर रहे हैं रिमांड का, और अब हाईकोर्ट में विरोध कर रहे हैं। तो ये दोहरा रवैया क्यों है ईडी की हिरासत को लेकर? ठीक, अब आ जाइए संजय सिंह और आतिशी पर। संजय सिंह को बहुत सारी शर्तें लगा दी कि हाँ भाई जमानत तो मिलेगी लेकिन ये सब शर्तें रहेंगी, और आतिशी को बीजेपी ने कानूनी नोटिस भेज दिया है। तो अब इसमें आगे क्या कुछ हो सकता है?
देखिए, जहां तक लीगल नोटिस की बात है, बीजेपी कह रही है कि ये आरोप जो है वो मिथ्या है, फिक्शन का एक तरीके से लगता है किसी ने कहानी गढ़ी है। इसीलिए या तो आतिशी उन लोगों के नाम बताएं जिन्होंने उनसे संपर्क किया, जैसा उनका दावा है कि उनसे संपर्क किया गया, पैसा ऑफर किया गया, या तो वो खुलकर सारे डिटेल दें, या फिर वो अपने स्टेटमेंट को वापस लें और माफी मांगे, वरना उनको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जैसा हमने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई होते देखा है। बिल्कुल, नितिन और कई बार गडकरी जी माफी के भी मामले मांगे में हैं जब वो, उनको हाँ, सही बात, दर्जन माफी बार उनको मांगनी पड़ी नितिन गडकरी के मामले में, और दूसरे मामलों में भी। संजय तो सिंह क्या की ये उस शर्तें रास्ते जो है पर वो क्या जाएगा? क्या रहेंगी विकास? संजय सिंह के ऊपर क्या क्या चीजें, शर्तें लगाई गई हैं मुख्य तौर पर? देखिए, संजय सिंह के मामले में वही जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निचली अदालत शर्तें तय करे, तो वही शर्तें हैं जो आप अनम्यूट कीजिए विकास। हाँ, अब बोलिए। एक्टिविटीज में हाँ। अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन वो इस दौरान केस पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, ठीक है, जांच को प्रभावित नहीं करेंगे, और अगर वो दिल्ली एनसीआर से बाहर जाते हैं किसी चुनावी अभियान के लिए, तो वो ईडी को पहले सूचित करके जाएंगे अपने कार्यक्रम के बारे में कि वो किस वक्त कहां पर होंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ये अपडेट देने के लिए तीनों मामलों पर। और जब केजरीवाल के मामले में सुनवाई को लेकर कुछ अपडेट होगा तो जरूर आपसे हम जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया विकास, जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और अब बढ़ते हैं आज की खास चर्चा की तरफ। और आज की खास चर्चा, जैसा कि हमने बताया था कि परिवार के नए नए सदस्य परिवारवादी पार्टियों के चुनावी मैदान में ताल ठोंकने के लिए आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने एक बार फिर हमला बोला है। तो जरा इस पर पहले कुछ अपडेट्स देख लीजिए, उसके बाद फिर इस पर खास चर्चा होगी। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में सपा परिवार से एक और नया उत्तराधिकारी चुनावी मैदान में आ सकता है। और वो कौन है नया उत्तराधिकारी? वो नया उत्तराधिकारी सपा के कद्दावर नेता और बदायूं सीट के उम्मीदवार फिलहाल जो शिवपाल यादव हैं, उनका अपना बेटा है। उन्होंने अपने बेटे के लिए ये सीट छोड़ देने की पेशकश की है और कहा है कि मेरी बजाय मेरे बेटे को यहां से लड़ाइए। शिवपाल यादव ने अपने भतीजे और पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव से इस बारे में अनुरोध भी किया है। और टिकट देने के लिए बदायूं से टिकट के लिए शिवपाल यादव का दावा है कि बदायूं की जनता की मांग है कि उनके बेटे आदित्य यादव यहां से चुनाव लड़ें। तो शिवपाल यादव ने कहा है कि उनके बेटे यहां से चुनाव लड़ें। उधर लालू यादव और राबड़ी देवी ने अपने पारंपरिक सीट सारण से बेटी रोहिणी आचार्य को मौका दिया है और वो राजीव प्रताप रूड़ी के खिलाफ ताल ठोकेंगी। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इस बीच पूछ लिया कि लालू यादव हमारी बची हुई बाकी 5 बहनों को कब टिकट देंगे। उनका इशारा लालू की बची हुई 5 बेटियों की तरफ था। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर तो परिवार के उम्मीदवारों को उतारती रही है पहले भी, अब शायद ये 8वीं सीट होगी। और बाकी एक और सीट है कन्नौज, वहां पर अखिलेश खुद लड़ेंगे या फिर भाई तेज प्रताप यादव को लड़ाएंगे, ये भी अभी तक तय नहीं हो पाया है। तो फिर ये 9वीं सीट हो सकती है परिवार के लिए। सपा नेता आजम खान अपनी पारंपरिक सीट रामपुर से अखिलेश यादव को लड़ने का आग्रह कर रहे थे कि आप इस बार रामपुर से लड़िए क्योंकि मैं जेल में बंद हूं, लेकिन रामपुर से टिकट मौलाना नदवी को मिल गया। तो जाहिर है कि कंफ्यूजन में सपा ने कई बार नाम बदले। इस बार ये कुछ ज्यादा ही दिखाई पड़ रहा है, कई सीटों पर ऐसा हो चुका है सपा के द्वारा। लेकिन सवाल यह कि जो सीटें सुरक्षित मानी जाती हैं सपा के लिए, तो उसको लेकर वो बार बार प्रत्याशी क्यों बदल रहे हैं? ऐसी कौन सी बात है, कौन सी वजह है जिसकी वजह से ऐसा करना पड़ रहा है? इधर गांधी परिवार की पारंपरिक सीट देख लीजिए, अमेठी और रायबरेली, वहां से कांग्रेस ने अभी तक भी कोई नाम नहीं दिया है। हालांकि आज राहुल गांधी ने उधर दक्षिण में सुरक्षित सीट मानी जाने वाली वायनाड से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। तो फिर यह सवाल उठ रहा है कि अमेठी और रायबरेली से कौन होगा, कौन उम्मीदवार होगा कांग्रेस का? सोनिया गांधी तो पहले ही राज्यसभा जा चुकी हैं, उन्होंने यही बेहतर समझा। राजस्थान से वो राज्यसभा के लिए चुनी जा चुकी हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये नई प्रतिभाओं को उभरने नहीं देता है। और एक बार फिर से उन्होंने परिवारवादी पार्टियों पर हमला बोला। पीएम ने एक टीवी इंटरव्यू में पूछा, क्या विविधता से भरे हुए देश में सिर्फ 5-6 परिवार ही संभाल सकते हैं देश को? साथ ही पीएम ने कहा कि एक परिवार से कई सदस्यों के राजनीति में आने पर उनका विरोध नहीं है, वो आ सकते हैं। अगर वो राजनीति में काम करते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन कुछ पार्टियां तो एक परिवार ही उन पार्टियों को जन्म देती हैं।
वही संभालते हैं और उन्हीं का आदेश निर्णायक होता है, और फिर उनमें अगली पीढ़ी भी उसी परिवार से आएगी, तो फिर तो वो तो परिवारवादी पार्टियां हैं। और पीएम ने कहा कि ये दरअसल लोकतंत्र के खिलाफ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें गांव, किसान, जवान और नए लोगों को अवसर नहीं मिलते। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थांटी टीवी को दिए गए एक साक्षात्कार में परिवारवाद पर फिर से हमला बोला है। क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारत इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इतनी जनसंख्या है, इतनी विविधता है, हर एक के अपने एस्पिरेशंस हैं। क्या एक 5-7 परिवार इसको संभाल पाएंगे क्या? ट्रू डेमोक्रेटिक वे में लोग ऊपर आने चाहिए, तब जाकर के लोगों की आशा आकांक्षाओं को पूरा कर पाए। मैंने कभी ये नहीं कहा है कि किसी परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में है उसको मैं परिवारवाद नहीं कहता हूं। हम तो चाहते हैं मैक्सिमम लोग राजनीति में आए, और एक परिवार के 10 लोग भी आते हैं तो बुरा है, सब मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी ही वो परिवार जन्म देता है, वो परिवार उसको चलाता है, वो परिवार ही उसका निर्णायक होता है, पार्टी में अगली पीढ़ी का व्यक्ति भी कोई आएगा तो उन्हीं परिवार का आएगा, वो परिवारवादी पार्टियां हैं जिसमें डेमोक्रेसी नहीं है, जिसमें उस पार्टी के कितने ही विद्वान, तेजस्वी, समर्पित कार्यकर्ता होगा उसको उस स्थान पर कोई नहीं जाने देगा। ये लोकतंत्र के लिए ये एंटी डेमोक्रेटिक। पूरी व्याख्या दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि राजनीति में परिवारवाद क्या है और परिवारवादी पार्टियां क्या हैं। तो उधर सपा नेता शिवपाल यादव के स्थान पर उनका बेटा भी इस लोकसभा चुनाव में मैदान में। जहाँ जहाँ गए हैं, मीटिंग करी है, सम्मेलन करे हैं जी, तो जनता ने मांग करी है कि एवा चाहिए। और ये देखिए कुछ रणनीति के हिस्से होते हैं, अब वो रणनीति तो आपको तो नहीं बता दी जाएगी। और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। उन्होंने कहा कि अपने सारण में आकर उनको मायके जैसा महसूस होता है। इतना प्यार मिल रहा है जैसे कि मैं मायके आई हूँ अपने। तो सारण का ये प्यार, ये आशीर्वाद जैसे मेरे पिताजी को मिलता था, वैसे ही मैं बहुत खुश नसीब हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ कि जो मुझे भी सारण की जनता ने अपनाया है। तो बहुत प्राउड है कि हम लालू यादव की बेटी हैं, राबड़ी देवी की बेटी हैं। अब बाकी लोग का तो कोई परिवार है ही नहीं, मुझे तो मालूम है। तो परिवार के नए नए सदस्य आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि इस बार राजनीति, ये जो लोकसभा चुनाव है, इसमें परिवारवाद एक केंद्रीय मुद्दा बनता जा रहा है। आज हम इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ गए हैं, साथ में जयराम विप्लव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत जयराम जी। और हमारे साथ राजेश राठौड़ जी भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। मैं विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, प्रधानमंत्री ने बहुत बढ़िया से समझाया कि परिवारवाद राजनीति में क्या है, परिवारवादी पार्टियां क्या हैं और उनके नुकसान क्या हैं, परिवारवाद का लोकतंत्र के लिए क्या नुकसान है। स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी, क्योंकि बहुत बार ये पलट करके पूछ लिया जाता है कि बीजेपी के नेताओं ने भी तो अपने किसी सदस्य को टिकट दिया है परिवार के। तो अब बिल्कुल ये साफ किया है प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से। लाल जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं आपकी रिपोर्ट से आऊँ तो जब कभी पीएम ने परिवारवाद पे इस तरह के हमले किए हैं और जब कभी परिवारवाद पे उनकी जो व्याख्या है वो आई है, तो विपक्ष की तरफ से भी ये तर्क दिया जाता है कि बीजेपी में देख लें कितने परिवारवादी पार्टी हैं या परिवार के लोग हैं या उनको लगातार टिकट दी जा रही है। उसमें कई मंत्री भी हैं जिनके बेटे या कई ऐसे लोग भी हैं जिनके परिवार के लोगों की बात है। उसकी बात को तो पीएम ने कम से कम ये जो हालिया उनका इंटरव्यू है दक्षिण भारत के थांती टीवी का, वो इंटरव्यू एक तरह से उस बहस में एक साफ तो कम से कम पिक्चर जरूर सामने रखा है। बिल्कुल। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है इस बहस के बीच में लाल जी, वो ये है कि ये आप ये देखिए कि सेफ सीट को लेके इन परिवारों में जिस तरह से अभी चल रहा है संघर्ष, उसका ताज़ा उदाहरण आपने यूपी में देखा कि यूपी में अभी तक पिछले एक हफ्ते में अखिलेश यादव
6 से ज़्यादा बार अपने लिस्ट बदल चुके हैं जी, अलग अलग कैंडिडेट के। उसमें हर परिवार के लोग अपने अपने सुरक्षित सीट चाहते हैं, मतलब सेफ सीट चाहते हैं। और उनको लगता है कि ये सेफ सीट का मतलब ये होता है कि वो उत्तराधिकार की वो एक अपनी एक मान लें कि पारंपरिक, जिसको हम बोलते हैं कि अगर सभी भाषा में उसको कहें तो उसको पुश्तैनी सीट भी है। अब सपा परिवार के लगभग 6-7 ऐसी सीटें हैं जो उन्हीं के परिवार के लोग लड़ते रहे जी। अब तो 8वीं की भी तलाश है। हाँ, अब इसमें है क्या कि जब ये शिवपाल यादव को ये दिया गया था कि आप बदायूं सीट से लड़ेंगे, तो शिवपाल यादव ने एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक रिफरेंडम करा दिया वहाँ अपने बदायूं में, जैसा उन्होंने दावा किया है कि बदायूं के लोग चाहते हैं कि नौजवान कैंडिडेट कोई सामने में आए, और इसके लिए उन्होंने उनका बेटा का ही नाम लिया है, आदित्य का, यादव का। तो अब सवाल यह है कि शिवपाल यादव जी जब अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो नौजवान में क्या सिर्फ आदित्य ही हैं, या बदायूं के उस इलाके में ऐसे कोई सपा के कार्यकर्ता, ऐसे निष्ठावान कर्मठ कार्यकर्ता नहीं है जो सीट पे आ सकते हैं? रही बात जो दूसरा पिक्चर आपने दिखाया है सारण का, वहां भी देखिए कि सारण में लगातार चाहे तो लालू यादव लड़ते रहे हैं या राबड़ी देवी लड़ती रही हैं, दोनों हारते जीते भी रहे हैं। वहां अभी रूढ़ी जी भी सांसद हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो हारे नहीं है, वो कई बार हारे भी हैं, जीते भी हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर सारण सीट उनको लगता है कि हमारी पारंपरिक सीट है, तो लालू जी अपनी बेटी को जो सिंगापुर से आई है और वहाँ नॉमिनेशन करने जा रही हैं। तो इसी तरह से आप ये देखिए कि अभी उत्तर प्रदेश में 2 सीटें कांग्रेस के साथ में अमेठी और रायबरेली है, उसको लेके कांग्रेस में अभी भी किंतु परंतु है कि इस सीट पे कौन पर्चा भरेंगे, क्योंकि राहुल गांधी आज वायनाड में भर चुके हैं। दूसरी सीट अगर वो अमेठी आते हैं या नहीं आते हैं, ये अभी एक सवाल बना है। प्रियंका जी पहली बार किसी लोकसभा सीट पे आएंगी, एक तरह से वो भी एक बहस की चर्चा में है। लेकिन सारे सीटों के घोषणा के बाद भी अमेठी और रायबरेली नहीं आ रही है, तो इस पारंपरिक सीट और पुश्तैनी सीट के नाम पे सवाल तो आएगा ही कि परिवार ही क्यों, किसी कर्मठ और कोई जो नौजवान है उस इलाके में, क्या उनको क्यों नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल, ये सवाल बनता है। और मैं इस सवाल को लेकर राजेश जी से जुड़ता हूं और उसके बाद फिर जयराम जी के पास आऊंगा। राजेश जी, आपके सहयोगी तो बिल्कुल दनादन नए सदस्यों को ला रहे हैं भाई। बिहार में भी उन्होंने रोहिणी आचार्य को लाया, इधर आदित्य यादव को लाने की तैयारी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी अमेठी और रायबरेली को लेकर पत्ता नहीं खुला है। बहुत लोगों को जानने में दिलचस्पी है कि क्या यहाँ पर भी कोई नया सदस्य परिवार का आएगा या फिर किसी और को टिकट मिलेगी? देखिए, बहस 3 विषयों पर हो गई कि प्रधानमंत्री जी ने परिवारवाद की चर्चा किया और उन्होंने उल्लेख किया जी। उनके परिवारवाद 2 प्रकार के हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की कोई गलती नहीं है, उनके शिक्षा दीक्षा की गलती है, क्योंकि परिभाषा बदलते रहते हैं, परिभाषा नहीं बदलता है। प्रधानमंत्री देश को गंभीरता से नहीं लेते, या देश को गंभीरता से लेते हैं तो अपने पद को गंभीरता से नहीं लेते। प्रधानमंत्री जी विपक्ष के, या आप भी चर्चा कर रहे हैं रायबरेली और अमेठी पे, अच्छी बात है, वो बहुत महत्वपूर्ण सीट रहा है और देश के लोगों की निगाहें रही है। पार्टी तय करेगा उसमें से कौन जीतेगा और कौन लड़ेगा। अभी मुलायम सिंह जी के परिवार पर चर्चा हुई है, लालू यादव जी के बच्ची पे चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री जी को कम से कम देश दुनिया देखता है, वो अपने आप को मजाक के पात्र न बने। कल प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, मैं अभी पटना से बहुत बात कर रहा हूँ आपसे, और बिहार को जमुई से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे, जहां जीजा जी है। जीजा जी समझे? नहीं समझ रहे हो? नहीं, हम तो समझ रहे हैं। आप एलजेपी जो चिराग पासवान की बेटे की जो पार्टी है उनके बारे में बात कर रहे हैं ना? वहां जीजा जी के धरती से ही चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री जी। तो जीजा जी लड़ रहे हैं, उनके माता जी भी बिहार में मंत्री रह चुकी हैं। अब इसके बाद प्रधानमंत्री जी जीजा जी के क्षेत्र से उठेंगे तो किसी दिन साला जी के क्षेत्र में जाएंगे, जो रामविलास जी का क्षेत्र होगा। वो कौन सा परिवार है? एक ही परिवार की पार्टी है। फिर वहां से उठेंगे समस्तीपुर बिटिया के क्षेत्र में जाए, ठीक है, ठीक है, उसके मंत्री है, ठीक है, भी मंत्री। आपने जो सवाल किया है तो सुनिए। हाँ, बिल्कुल सुनिए आप। मैं ये कह रहा था कि आप पूरी कर लें तो फिर मैं जयराम जी से जवाब लूंगा। उसके बाद चले जाएंगे बिहार के एक नवादा सीट पर, जहाँ पुत्र जी हैं, यानी कि बेटा जी हैं। बेटा जी किन? अनुराग ठाकुर जी, सीपी ठाकुर जी भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं। अब उससे आगे जाएगा तो वो चले जाएंगे पश्चिमी चंपारण, जहाँ संजय जायसवाल हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और उनके पिता भी सांसद रहे हैं। इतना तो छोड़। ठीक है, आपने जो एलजेपी पर सवाल उठाया है ना, वो देखिए प्रधानमंत्री ने जो बातें कही,
चल जाइए ना, उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल कौन है? ठीक है। आपने इनके सहयोगी दलों पर प्रश्न उठाए, मैं इस प्रश्न को लेकर चलता हूं, फिर आपके पास लौटूंगा। एक मिनट सुन लीजिए ना। हाँ। सभी सीटों पे सभी प्रत्याशी अपने अपने हिसाब से उतरेंगे। हाँ। जनता चुनती है, नेता उम्मीदवार चुनते हैं। तो आपको लगता है परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं है ना? परिवारवाद, प्रधानमंत्री डर से भागते हैं। मुद्दा है कि 14 में उनको हम देश दिए थे। हाँ। तो देश पर कितना कर्जा था, आज कितना कर्जा है। हाँ। तब बेरोजगारी क्या थी, अब बेरोजगारी क्या है। भारत की संपत्ति उन्होंने कितना बेचा। ठीक है, ये मुद्दे भी आप जरूर उठाइएगा। आज परिवारवाद पर आपके सवाल को मैं उनको पूछ लेता हूं, जयराम जी को। जयराम जी, सीधा सवाल कि ये कह रहे हैं कि भाई आप परिवारवाद में अलग अलग डिफरेंस बताते हैं, एक तो चलिए ठीक है। दूसरी बात ये कि आपके जो सहयोगी कुछ दल हैं, इन्होंने जैसे एलजेपी की बात की, अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी की बात की कि वहां पर भी तो इस तरह का परिवारवाद है, तो आप सिर्फ इन्हीं के ऊपर क्यों सवाल उठाते हैं, विपक्ष की पार्टियों के ऊपर? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो आरंभ में आपने वक्तव्य चलाया, उसके बाद मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार के तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं थी। परिवारवाद किस प्रकार से लोकतंत्र के लिए घातक है वो स्पष्ट हो जाता है। लेकिन पुनः एक बार चूंकि चर्चा चल रही है तो पुनः एक बार इनको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, भारतवर्ष के संविधान ने जो चुनाव की प्रक्रिया अपनाई है, उसके तहत प्रत्येक नागरिक को, जिसमें कि वो तमाम राजनीतिक परिवार के लोग या गैर राजनीतिक परिवार के लोग, ये सभी शामिल हैं और सबको चुनाव की प्रक्रिया में लड़ने का हक है, पर्चा भरने का हक है, जनता के बीच जाकर वोट मांगने का हक है और चुनकर आने का भी हक है। लेकिन वो हक केवल कुछ परिवारों तक ही सीमित रह जाए, एक पार्टी दर्जन भर सदस्यों को अपने परिवार के, अपने पार्टी के तमाम शीर्ष पदों पर स्थापित कर दे, एक पार्टी का जन्म ही एक परिवार विशेष के सदस्य के द्वारा हो और आने वाली पीढ़ियों में उसके शीर्ष पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री। ठीक है जयराम जी, आपकी बात हम समझे। मैं राजेश जी की तरफ से एक बात पूछ लेता हूं, मैं कह रहा हूं कि राजेश जी की तरफ से एक बात पूछ लेता हूं, एलजेपी ऐसी पार्टी है कि नहीं आपकी सहयोगी, बताइए। लाल जी, मुझे अगर कंप्लीट करने देंगे तो राजेश जी को भी समझ में आएगा, आपको भी आएगा। तो इस प्रकार जब एक पार्टी में एक परिवार का कब्जा स्थापित हो, वही परिवार सारे निर्णय करे, उसको परिवारवाद कहेंगे। और लोकतंत्र के लिए वो कितना खतरनाक साबित होता है, ये हमने इंदिरा जी के जमाने से लेकर तमाम राज्यों में हमने उस चीज को देखा है। ठीक है, अब आते हैं कि आज जो कुछ हो रहा है। देखिए, एक व्यक्ति कह रहे हैं कि जनता की मांग है कि युवा चेहरा होना चाहिए, लेकिन युवा मुझे अपने बेटे में दिखाई पड़ता है, दूसरा बेटा नहीं दिखाई पड़ता। लालू जी जब जा रहे थे गद्दी छोड़कर, उन्होंने कहा कि हम महिला को सशक्त करेंगे, एक महिला को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अपनी पत्नी के बाहर किसी महिला को उन्होंने नहीं देखा। ठीक है, आज इनके परिवार के 5-5 लोग सिटिंग विधायक, सांसद और पूर्व में मंत्री रहे। अगर इनके कुल परिवार को जोड़ दें, 9 बच्चे हैं और आने वाली उनकी अगली पीढ़ी को जोड़ दें, तो बिहार में एक भी सांसद का सीट ही नहीं बचेगा। इसीलिए आप लोग मांग कर रहे हैं कि भाई बाकियों को भी ले आइए परिवार में, बाकियों को भी ले आइए राजनीति में ना। बाकियों के साथ भेदभाव क्यों? अगर हमारी बहन रोहिणी लड़ रही है, मीसा लड़ रही है, तेजस्वी तेज प्रताप मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, तो भाई बाकी 5 बहनों का क्या कसूर है? उनको भी लेकर के आ जाइए ना, बिहार की जनता भी देख ले। और ये लालू और शिवपाल यादव तक सीमित नहीं है। अब तो देख लीजिए कि इस देश में जो नई नवेली पार्टी थी, सबको चोर, करप्ट, बेईमान बताकर आई थी, वो परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार। आप आम आदमी पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं और शायद सुनीता केजरीवाल की तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना। उस पार्टी में केजरीवाल जेल गए तो उसकी पत्नी स्वघोषित रूप से, ठीक है, बिना किसी कंसल्टेंट के, बिना किसी कंसेंट के, ठीक है, लौटता हूं, एक आम राय बनाए। ठीक है, लौटता हूं आपके पास, है ना। अभी आपके पास लौटता हूं। ठीक है, हमारे साथ शायद राजेश जी अभी नहीं जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े थे लेकिन अभी फिलहाल वो हमसे नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन विनोद जी, कुछ सवाल जो राजेश जी उठाकर गए हैं, मुझे लगता है उस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी कि वहां पर जिस तरह से कि बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के तमाम जगहों पर बीजेपी परिवारवाद को मुद्दा बना रही है,
ठीक है, आपको लगता है कि इस चुनाव में विपक्ष ने भी कुछ ना कुछ ऐसा किया है, कुछ विपक्षी पार्टियों ने ऐसे नए नए अपने परिवार के सदस्य को उतार दिया है कि बीजेपी को यहां तक कहने का मौका मिल रहा है, लालू यादव से कह रहे हैं कि बाकी 5 बेटियों को भी ले आइए, उनको क्यों नहीं लाए? जब मुझे कम से कम इतना ये लग रहा है लाल जी कि अभी जो प्रवक्ता थे कांग्रेस पार्टी के राजेश जी अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन वो क्यों, शायद उनका टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है, यही मान के चल रहे हैं कि टेक्निकल ही कुछ होगा। हाँ, या प्रॉब्लम है या पता नहीं वो कितना असहज हो रहे थे आज की इस चर्चा से, मुझे नहीं पता। लेकिन प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी की निंदा नहीं की है। अगर वो पूरी तरह से इंटरव्यू को सुने तो ये लोग सुनते नहीं है, दिक्कत ये है कि सिर्फ राय बनाते हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, आज भी बहुत सारे सीनियर्स लीडर हैं जो कांग्रेस पार्टी को एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिवाइव कर सकते हैं, उनको ला सकते हैं लोगों के बीच में। लेकिन सवाल है कि उनकी सुनी नहीं जा रही है। आप जब याद होगा 2 साल पहले जो G23 बना था कांग्रेस के असंतुष्ट ग्रुप में, वो कपिल सिब्बल भी थे, आप उसमें आप ये देखिए अपने आजाद साहब भी थे, मनीष तिवारी भी थे, ऐसे कई लीडर थे जो ग्रुप 23 का नाम दिया गया था। वो लोगों की तो यही मांग थी कि भाई परिवार से अलग आप एक कम से कम ऐसे लोगों को सामने में लाइए जो कांग्रेस के नेतृत्व देने में और कांग्रेस को एक देश के साथ में विमर्श में उसको आगे बढ़ा सके। लेकिन हुआ क्या, आज मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष ही बन गए हैं, लेकिन आज उनका उसमें कितना रीट है। आप ये देखिए कि राहुल गांधी के फैसले के बगैर कोई भी सीट कहीं भी तय हो पा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे अगर पार्टी अध्यक्ष है जो कह रहे हैं कि हमने पहली बार चुनाव करके दिखाया है, तो सवाल है कि मल्लिकार्जुन फैसले में कहां तक उनकी अहमियत रहती है, ये बात अलग छोड़ दीजिए। दूसरी पार्टी की बात जब आप करते हैं, जो अभी बीजेपी प्रवक्ता भी कह रहे थे गौब जी, कि सवाल इसका नहीं है कि परिवार में टैलेंटेड लोग हैं वो आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिनका वो फोटो लगाते हैं लोहिया जी का, अगर लोहियावादी पार्टी में लोहिया जी का फोटो लालू जी के इस पे भी लगता है, दफ्तर में लगता है, और कम से कम मुलायम सिंह परिवार के तो सबके दफ्तर में लोहिया जी का ही फोटो है। आज अगर लोहिया जी जिंदा होते तो क्या ये चौथी पीढ़ी को इस राजनीति में शीर्ष पर देखते कि एक ही परिवार के लोग जो हैं चौथी पीढ़ी से ये बन रहे हैं? क्या यही समाजवाद को लोहिया जी ने पैदा किया था? तो ये सारी चीजें अभी आते आते एक तरह से मजाक बन जाता है। जो प्राइम मिनिस्टर इसी बात को कह रहे थे कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, जिसमें समावेश नहीं हो रहा है युवाओं का, किसानों का, और सारे जो लोग हैं उनके उस परिवारवादी पार्टियों में समावेश नहीं हो रहा है, ये दिक्कत है। बिल्कुल। जयराम विप्लव जी, जिस तरह से परिवारवाद को आप लोग मुद्दा बना रहे हैं और जब पलट करके सवाल पूछा जाता है, हालांकि हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि प्रधानमंत्री ने जो थांटी टीवी को इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने बहुत स्थिति साफ कर दी है कि परिवारवादी पार्टियां क्या हैं, राजनीति में परिवारवाद क्या है, कहां तक सदस्य आ सकते हैं, कहां तक नहीं आ सकते। लेकिन कुछ सहयोगी पार्टियों को लेकर जो आपके ऊपर सवाल उठता है उसको लेकर के आपको भी जवाब देना पड़ता है। तो ऐसे में कितनी मतलब मजबूती के साथ आप इस मुद्दे को लेकर जा पाएंगे? देखिए, इस देश में जितने विपक्षी दल हैं या कहें कि तमाम राजनीतिक दलों को हम जब देखते हैं ना, तो ये गांधी जी का नाम लेते हैं, लोहिया जी का नाम लेते हैं, जयप्रकाश नारायण का नाम लेते हैं, और इन्हीं तीनों को अगर हम देख लें जिसके आधार पर ये विपक्षी पार्टियां उनके वैचारिक पुत्र होने का, विचारधारा को आगे बढ़ाने का दावा करती हैं, तो अगर जयप्रकाश जी ने अपने बच्चे को आगे बढ़ाया होता, अगर जयप्रकाश जी स्वयं प्रधानमंत्री बनने के लिए लालायित होते, कर्पूरी ठाकुर का भी उदाहरण, हाँ, और अगर महात्मा गांधी जी ने नेहरू जी की जगह अपने आप को बढ़ाया होता, अपने बेटे को बढ़ाया होता, और लोहिया जी ने अगर अपने बेटे को बढ़ाया होता, तो ये आज कथित चेले पैदा होते क्या राजनीति में? तो जिनका नाम लेकर चल रहे हैं उनकी विचारधारा पर तो चलिए, यही सबसे बड़ा सवाल है। और आज देखिए कि एक स्वघोषित रूप से कहिए कि एक परिवार में पैदा होते ही उस परिवार की संपत्ति पर जैसे अधिकार होता है किसी पुत्र का, वैसे इन पार्टियों पर एक अधिकार हो जाता है कि आप उस वंश के हैं, आप लालू जी के बेटे हैं तो आप ही शीर्ष पर रहेंगे, कोई दूसरा यादव, दूसरा पिछड़ा, दूसरा दलित, दूसरा मुसलमान उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। मैं तो कहता हूं कि तमाम लोग हैं कांग्रेस पार्टी में, तमाम लोग हैं राजद में, किसी अन्य को वो मौका क्यों नहीं मिलता? भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा हर दौर में नए नए लोगों
को, नए जाति, नए वर्ग और नए तरह के लोगों को नेतृत्व का मौका देती रहती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक समाजवादी भी है, राष्ट्रवादी भी है और परिवारवाद से बहुत दूर है। यह बात सही है कि केंद्र से लेकर के राज्यों तक जो शीर्ष नेतृत्व है उसके मामले में आप यह दावा कर सकते हैं। राज्यों में भी जहां तक परिवार के लोगों को टिकट देने का भी मामला है, उसमें भी निश्चित तौर पर बहुत सारी पार्टियों से तुलनात्मक रूप से आपके यहां कम टिकट दिया जाता है। ये बात सही है, लेकिन एक चलते चलते सवाल विनोद जी, पीएम ने पूछा है और वो उठाते रहे कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक परिवारों का वर्चस्व है और क्या पूरा देश यही 5-6 परिवार चलाएंगे क्या? लाल जी, सवाल तो मौजूद है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इस देश की जनता को, इस देश के आवाम को भी इस बात सोचने की ज़रूरत है। सोचने की ज़रूरत ये है कि विनेबल कैंडिडेट के नाम पर, जिताऊ कैंडिडेट के नाम पे हमेशा ऐसा होता है कि हर पार्टियां अलग अलग तरीके से उसको तरजीह देती हुई दिखती है, चाहे वो बीजेपी भी हो या दूसरी भी पार्टियां हो। ओरिजिनल पार्टी में जो भी पैदा लिया है, परिवार ही पार्टी को जन्म देती है, परिवार ही पार्टी को संभालती है, परिवार ही उसको आगे चलाती है। ये इस तरह की जब चीज़ें बन रही है, आप यूपी में ही देखिए, बिहार में देखिए, कई तरह के ऐसे एक जातिगत ये बन गया कि परिवार ने खड़ा किया और उसके बाद वो परिवार के लोग ही लगातार उसी के एमपी बनते हैं, मंत्री बनते हैं। ये चीज़ें जनता को भी देखने और समझने की जरूरत है कि अगर किसी पार्टी किसी जातीय समूह में लेके अगर उसने अपना एक पार्टी बनाई है तो उसमें सिर्फ एक ही परिवार के लोग हैं और एक ही परिवार छोड़ के दूसरे की कोई भूमिका नहीं होती। बिल्कुल, ये समझने की इसलिए जरूरत मैं बता रहा हूँ। बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और इस बड़ी पार्टी में कम से कम बीजेपी के इतने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो आप ये बात अगर देख ले कि अगर बीजेपी इस तरह की लोकतांत्रिक पार्टी नहीं होती तो नरेंद्र मोदी जैसे एक हम्बल बैकग्राउंड का आदमी प्रधानमंत्री कैसे बनता? सच बात, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा आदमी नहीं बन सकता। ये इसलिए आप बीजेपी पे ये परिवारवाद की जब ये तोहमत लगाते हुए दिखते हैं तो बचकाना सा लगता है। लेकिन एक मजबूरी तो है, वो सब पार्टियों में है कि कम से कम ये जो ग्रोह बनता है, एक तरह से समूह बनता है और समूह के बाद वो परिवार का नाम लेके बात करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं हम विनेबल कैंडिडेट दे रहे हैं। ये चीजें परंपरा में कम से कम जनता को इस चीज के लिए इस चलन को डिमोरलाइज करना चाहिए। ये जनता ही कर सकती है, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने तरीके से कोई कोशिश नहीं कर सकती। अलग अलग तरह का जामा पहनाया जाता है। दिल्ली में भी एक अलग तरह का जामा पहनाया जा रहा है जिसकी तरफ जयराम विप्लव जी ने इशारा किया था। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए जयराम जी, और विनोद जी आपका भी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि वायनाड सीट जो हाई प्रोफाइल सीट है वहां क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की वहां पर प्रतिद्वंद्विता है और किस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ पर इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि वायनाड सीट की बात करेंगे, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के वायनाड से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वायनाड से ही MP थे, सांसद थे राहुल गांधी। साल 2019 में वहाँ से जीता था। अमेठी से तो हार गए थे लेकिन वहाँ से जीत गए थे। तो एक बार फिर से इस बार वहाँ पर नामांकन दाखिल कर दिया है। और CPI की नेता एनी राजा ने भी वायनाड से ही पर्चा भरा है। एनी राजा डी राजा की अर्धांगिनी हैं, तो एनी राजा CPI की नेता भी हैं। उन्होंने भी वायनाड से ही पर्चा भरा है और बीजेपी के उम्मीदवार के सुरेंद्रन कल पर्चा वहां से दाखिल करेंगे। तो वायनाड सीट देखिए कितनी चर्चा में आ गया। वैसे तो चर्चा में पहले भी थी लेकिन इस बार और अधिक चर्चा में है। तो वायनाड का मुकाबला जबरदस्त है। एक और जहां इंडी गठबंधन के अंदर महासंग्राम है, क्योंकि CPI की कैंडिडेट और कांग्रेस के राहुल गांधी आमने सामने है, तो वहीं बीजेपी ने PFI के राजनीतिक मंच SDPI द्वारा कांग्रेस को समर्थन के ऐलान को मुद्दा बना लिया है। SDPI ने साफ तौर पर कहा है कि देंगे कांग्रेस को समर्थन। दरअसल प्रतिबंधित PFI के पॉलिटिकल विंग SDPI के सुप्रीमो MA मौलवी ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का खुला ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि हम सभी सीटों पर कांग्रेस को ही इस बार समर्थन करेंगे, अपने उम्मीदवार नहीं लड़ाएंगे।
एसडीपीआई इस बार केरल में एक भी उम्मीदवार नहीं उतारेगी, जबकि 2019 में 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार सभी सीटों पर कांग्रेस को समर्थन। यूडीएफ कन्वीनर और कांग्रेस नेता एमएम हसन ने कहा, हम एसडीपीआई के वोट को ना तो नहीं कह सकते क्योंकि हर वोट कीमती है, यानी उनकी तरफ से भी हरी झंडी है कि हाँ एसडीपीआई समर्थन दे रही है तो हमें लेना है समर्थन। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर कांग्रेस पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। अमित शाह ने कहा कि बेंगलुरु में ब्लास्ट हो रहे हैं, उसके बाद भी कांग्रेस पीएफआई की राजनीतिक शाखा की मदद ले रही है। यह बड़ा सवाल पूछ लिया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और सवाल उठा दिया है। केरल बीजेपी नेता के सुरेंद्रन ने राहुल गांधी से मांग की है कि वो इस पर स्थिति स्पष्ट करें कि एसडीपीआई का समर्थन लेंगे कि नहीं। दरअसल पीएफआई ने केरल में काफी खून बहाया है, कई मामलों में उसके नाम सामने आए हैं, प्रतिबंधित संगठन है, तो ऐसे में राहुल गांधी क्या उसकी राजनीतिक इकाई एसडीपीआई का समर्थन लेंगे? ये सवाल उठ रहा है कि उन्होंने तो समर्थन देने का ऐलान किया है, लेकिन क्या आप लेंगे समर्थन? कांग्रेस पार्टी लेगी समर्थन? इसमें कोई दो राय नहीं कि वायनाड राहुल गांधी के लिए सेफ सीट है, लेकिन उन्हें जवाब भी तो देने होंगे इन सवालों के जो सवाल उठ रहे हैं। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज वायनाड से नामांकन दाखिल कर दिया और उसके बाद कहा कि आपके क्षेत्र का संसद सदस्य होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आपके साथ एक मतदाता की तरह व्यवहार नहीं करता और ना ही आपके बारे में सोचता हूं। मैं आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता हूं और आपके बारे में सोचता हूं जैसे मैं अपनी छोटी बहन प्रियंका के बारे में सोचता हूं। तो वायनाड के घरों में मेरी बहनें, माँ, पिता और भाई हैं और मैं इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। I don't treat you and think of you like an electorate. I treat you and think of you the same way I think of my little sister Priyanka over here. In the houses of Wayanad, I have sisters, I have mothers, I have fathers, I have brothers, and I thank you from the bottom of my heart for that. तो ये राहुल गांधी के शब्द थे और दूसरी ओर सीपीआई की ओर से वायनाड से उम्मीदवार एनी राजा ने कहा है कि वायनाड की जनता राहुल गांधी से असंतुष्ट है। In this interaction with the people, what I understand is that people are really disappointed with the performance of as you are saying sitting MB. I think with the interaction of the people, what I understand is that he has taken the people for granted. तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएफआई की राजनीतिक इकाई एसडीपीआई को लेकर कहा कि बेंगलुरु में ब्लास्ट हो रहे हैं, उसके बाद भी कांग्रेस पीएफआई की राजनीतिक शाखा की मदद ले रही है। बेंगलुरु में धमाके हो रहे हैं और दूसरी ओर अभी मुझे खबर मिली कि कर्नाटक में एसडीपीआई ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। अगर ये बात सही है तो कर्नाटक की जनता कांग्रेस की सरकार में सुरक्षित रह सकती है क्या? सीधे जुड़ते हैं अपनी संवाददाता आयशा खानम से जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस मुद्दे पर और ज्यादा बात करने के लिए। आयशा, ये एसडीपीआई के द्वारा समर्थन का जो ऐलान किया गया है, क्या अभी तक कांग्रेस में से किसी ने कुछ स्पष्ट किया है क्या? क्योंकि यूडीएफ के कन्वीनर का बयान तो हमें मिल गया, हमें सुनाई पड़ा है, लेकिन क्या कांग्रेस की तरफ से किसी ने, राहुल गांधी ने या किसी और नेता ने इस पर कोई जवाब दिया क्या अभी तक? देखिए, जाहिर है अभी तक खुलकर इसका कोई जवाब इसलिए नहीं आया है क्योंकि यूडीएफ की तरफ से तो बयान आ गया और ये एक टेस्टिंग द वाटर्स के तौर पर इन्होंने ये बयान दिया है कि देखते हैं कि लोगों में क्या राय जाती है, क्या इसको लेकर क्या राय बनती है। लेकिन वोट के लिए कुछ भी किया जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि अगर एसडीपीआई अपने उम्मीदवार मैदान में उतारता है, ये भी सुनने में आया था कि एसडीपीआई चाह रहा था कि वो वायनाड से भी कुछ कैंडिडेट्स को मैदान में उतारेगा, तो अगर ऐसा होता है तो राहुल गांधी के वोट जो है वो डेफिनेटली कट जाएंगे। तो ऐसे में फिलहाल कांग्रेस बहुत ही संभल कर इस पूरे मामले पर रुख अपना रही है और एलडीएफ की तरफ से माफ कीजिए यूडीएफ की तरफ से तो बयान आ गया कि वो एसडीपीआई का साथ लेने में नहीं चुकेंगे। तो जाहिर है कांग्रेस पूरी कोशिश यही करेगी कि वायनाड से जो सेफ सीट मानी जा रही है अभी तक, वायनाड से राहुल गांधी जीत कर लौट सके।
क्योंकि इस बार राहुल गांधी के लिए मुश्किल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सीपीआई की उम्मीदवार एनी जो है वो बहुत ही एग्रेसिव मूड में है, जबकि सीपीआई और कांग्रेस दिल्ली में एक मंच पर साथ नजर आते हैं और यहाँ पर आमने सामने खड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा चर्चा का मुद्दा रहेगा। और बीजेपी के जो चंद्रन है, जो कर्नाटक माफ कीजिएगा केरला के बीजेपी अध्यक्ष हैं, उनकी उम्मीद वो मैदान में उतरे हैं यहाँ पर और वो राहुल गांधी के खिलाफ हैं। तो ऐसे में बीजेपी जो है कर्नाटक में केरला में बीजेपी का एक एक्सेप्टेंस शुरू हो गया है, तो वो माहौल नहीं है जो 2019 में था। तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी कुछ जोर लगाया है केरला में भी। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी के लिए ये बिल्कुल वायनाड सीट दिलचस्प बन चुका है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बीजेपी जी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आगे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, फिलहाल इस खबर पर जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी और कड़ी टिप्पणी की है केरल सरकार के लिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब हम एक और बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को वित्तीय कुप्रबंधन के लिए खरी खरी सुनाई है। तो खराब वित्तीय प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को सुनाई खरी खरी, क्योंकि वहां पर इस मामले पर सुनवाई हुई। केरल सरकार ने ही याचिका दाखिल की थी, और क्या याचिका थी वो हम आगे चलकर बताएंगे आपको, लेकिन केरल सरकार को खरी खरी सुनाई गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि वित्तीय कुप्रबंधन के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, इसलिए इसको लेकर केंद्र को दोष ना दें, राज्य की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। कोर्ट ने अधिक उधार लेने संबंधी केरल सरकार की याचिका को भी खारिज कर दिया। केरल सरकार ने कहा था कि हमें और ज्यादा उधार लेने दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि केरल सरकार की याचिका लगाने के बाद से उसे अब तक 13,608 करोड़ रुपए की सहायता तो मिल चुकी है। और साथ ही कोर्ट ने कहा कि हम केंद्र सरकार को आपको और अधिक पैसे उधार देने के लिए नहीं कह सकते। साफ सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। कोर्ट ने कहा यदि केरल को अधिक उधार लेने की अनुमति दे दी गई तो और भी दूसरे राज्य पहले अपनी आर्थिक स्थिति खराब कर लेंगे और बाद में अधिक लाभ मांगेंगे केंद्र सरकार से। दरअसल केरल सरकार ने याचिका लगाई थी कि उसे अधिक उधार लेने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दी जाए। अभी केंद्र सरकार ने केरल सरकार के अधिक उधार लेने पर रोक लगा रखी है। उधर पंजाब कांग्रेस ने मान सरकार पर 12,000 करोड़ रुपए लोन लेने का आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी की सरकार पर। पंजाब कांग्रेस ने फ्रीबी और कुप्रबंधन के कारण राज्य की खस्ता माली हालत पर चिंता जताई है। तो इस पर हमारे दो संवाददाता जुड़ रहे हैं। प्रिंस मिश्रा हमारे साथ चंडीगढ़ से और विकास सारथी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए। विकास, सबसे पहले आपकी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनवाई के दौरान साफ तौर पर मना कर दिया और वित्तीय कुप्रबंधन के लिए राज्य सरकार को, केरल सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। जी लालचंद, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया ये माना है कि केंद्र की जो दलील है कि केरल को और ज्यादा इसका पूरा बैकग्राउंड ये है कि सुप्रीम कोर्ट में केरल ये इस दलील के साथ गया था कि उसके लिए एक अपर लिमिट फिक्स कर दी है केंद्र सरकार ने, और ये कहा है कि इससे ज्यादा कर्ज नहीं ले सकता राज्य। इसी चीज को उन्होंने चुनौती दी है। जहां तक इस पूरे विषय की वैधानिकता की बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको 5 जजों की संविधान पीठ सुने, लेकिन प्राइमा फेसाई इन्होंने ये भी माना कि केंद्र की जो दलील है कि केरल पहले ही पिछले वर्षों में जो उनके आवंटित एक दायरा था उससे ज्यादा पैसे ले चुका है, तो वो उस थ्रेशहोल्ड को क्रॉस कर चुके हैं। ऐसे में केंद्र सरकार जो इसके बाद जो सक्सेसिव ईयर्स हैं उसमें इनकी राशि में कटौती कर सकती है, क्योंकि एक ये बात यहां पर केंद्र की तरफ से कही गई कि केरल अपने प्रबंधन फंड्स का सही तरीके से प्रबंधन नहीं कर रहा है और ये स्थिति
फिर आगे चल के और ज्यादा बड़ी हो भयावह जाएगी। होगी। बिल्कुल, इसलिए उनको बेटर मैनेजमेंट करना चाहिए। प्रिंस, पहले भी पंजाब से ऐसी खबरें आती रही हैं जिसमें कि लोन लेने को लेकर भारी कर्ज, भारी दबाव की खबरें आती रही हैं। अब वहां पर कांग्रेस पार्टी ने हमला बोल दिया है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी की सरकार पर। देखिए बिल्कुल आसान जी, पंजाब के अंदर जो हालात है, इस बार जब बजट पेश किया गया था पंजाब आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से, इसके अंदर नए नए जो वादे इन्होंने जो करने थे, जो चुनाव से पहले करते आ रहे थे, उसको फिर से उन्होंने दोहराया। और यहाँ पे मुफ्त में बिजली और तमाम सुविधाएं देने की जो जनता है पंजाब की, उनके इन्होंने वादे कर दिए। लेकिन यहाँ पे पिछले अगर 5 साल की बात की जाए, पंजाब सरकार के ऊपर यहाँ पे 45% से भी जो ज्यादा है कर्ज जो बढ़ चुका है जी। इसमें बात ये आती है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली बात आती है कि आपके पास आमदनी तो नहीं है, लेकिन अब खर्चा करने के लिए आप रुक नहीं रहे हैं। बिल्कुल। खर्चा लगातार बढ़ा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इनको कहीं ना कहीं जो लालच जो जनता को देते हैं, जो सुविधाएं जनता को देते हैं कि आगे जो वोट आने वाले हैं उनको कुछ ना कुछ का फायदा मिलता है। बिल्कुल, लेकिन बेतहाशा वादे करते रहते हैं। सरकार है, राज्य सरकार होती है, वो हमेशा पहले देखती है कि आमदनी कहाँ से आने वाली है, कितना आमदनी मेरे पास आ रही है, उसके हिसाब से खर्चा वो लोग डिवाइड करते हैं कितना खर्चा देना है। लेकिन पंजाब सरकार के पास जो ऐसा कोई भी जो नीति है फिलहाल तक इन्होंने अभी बना नहीं पाई है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को सुनाई है, कल नौबत आएगी तो पंजाब सरकार को भी यही सुनाया जाएगा और मामला सुप्रीम कोर्ट तक आ सकता है, ये वाला मामला पंजाब से भी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल प्रिंस आपका जुड़ने के लिए, और विकास आपका भी इस खबर पर जुड़ने और चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस वक्त में इतना ही, पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।